वालेकुम। अब देखिए, इस वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 एनर्जी एनालिसिस ऑफ अ क्लोज सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि देखें, ये वाली जो पीडीएफ है ये आपके पास क्लोज सिस्टम की है। इससे जो अगली पीडीएफ होगी वो ओपन सिस्टम की होगी। अभी मैं क्लोज सिस्टम की बात यहाँ पर नहीं कर रही, अभी हम पहले एनर्जी एनालिसिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, एनर्जी एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास सबसे पहले एक लॉ आता है, वो लॉ हमें समझना पड़ेगा। वो लॉ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमें क्या कहता है कि एनर्जी खुद से क्रिएट नहीं हो सकती, खुद से डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो बस अपनी फॉर्म चेंज करती है। और इसी लॉ को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, भी इसी का नाम है, ये कोई नई बात नहीं है। अब इस बात का मतलब क्या है, क्रिएटेड या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सिस्टम में 14 जूल्स गए और बाहर आए 10 जूल्स, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो 4 जूल्स हैं वो खत्म हो गए। नहीं, खत्म नहीं हो सकते, सिस्टम के अंदर किसी और फॉर्म में स्टोर हो गए होंगे, कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो खुद से खत्म हो गए, ठीक है। तो ये मतलब है इस बात का, सही है। तो अब देखिए, इस लॉ की मदद से ना हम लोग एक इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं जो कि एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है। और एनर्जी बैलेंस क्योंकि हम लोग इस पीडीएफ के अंदर ना क्लोज सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं समझे कि जो एनर्जी बैलेंस है ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए नहीं, ये दोनों सिस्टम्स के लिए। बस कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको बता दूंगी, क्लोज सिस्टम में आपने ये जीरो रखना है, आप बस वो याद कर लिएगा, या अगर आप समझना चाहें जैसे भी, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। अभी हम एनर्जी बैलेंस, मैं क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम की बात नहीं करी, अभी मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। हमारे पास एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन होती है। क्या होती है एनर्जी बैलेंस? हमें सिर्फ ये कहता है कि अगर आपके पास जितनी एनर्जी एंटर हो रही है, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें जितनी एनर्जी एंटर हो रही है 20 जूल्स एंटर हुई, ठीक है, और जितनी एनर्जी लीव कर रही है, टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम, फॉर एग्जांपल 15 लीव कर रही है, तो वो बराबर हो जाएगी चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मतलब कि यहाँ पे चेंज कितना आ जाएगा, 20 माइनस 15 हो जाता है 5 जूल। अब ये बहुत ही आसान सी बात है, मतलब कि ये हमने ऊपर वाला जो लॉ पढ़ा ना, उसमें भी मैंने आपको यही एग्जांपल बताई थी कि 14 में से इतना हुआ तो वो सिस्टम के अंदर होगी। तो इस लॉ की मदद से हमने ये एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन निकाली। मतलब कि आपके पास जितनी भी जो सिस्टम में एनर्जी चेंज हुई है ना, वो कैसे आपके पास निकल के आ सकती है, जितनी एनर्जी एंटर हो रही है आप उसमें से माइनस कर दे लीविंग वाली, तो आपके पास एनर्जी चेंज आ जाएगा। बस ये बहुत ही एक ऐसी बात है कि आप बोलेंगे ये क्या बात है, ये हमें पता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को आप लोग क्या कहेंगे, एनर्जी बैलेंस कहेंगे, ये इक्वेशन, सही है। अब इसको ना दो हिस्सों में तोड़ें। एक हमारे पास ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में मैं क्या बात करूंगी, क्या एंटर हो रहा है, क्या लीव हो सकता है। अब एंटर होने में मैं कुछ भी एंटर करा दूं, मैं मास एंटर करा दूं, मैं वर्क एंटर करा दूं, मैं जो है ना कोई भी ऐसी चीज एंटर करा दूं, भाई इंथैल्पी एंटर करा दूं, सही है, कुछ भी एंटर करा दूं, तो वो जो है ना, आप समझे, वो एंटर की बात कर रही हूँ। लीव में भी यही कि वर्क एंटर करा दिया, या फिर जो है ना हमने कुछ भी एंटर लीव करा दिया, सही है। चेंज की बात करें तो चेंज में आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जीज होती हैं, सिस्टम के अंदर वो जो 5 जूल्स रह गए वो किस फॉर्म में स्टोर हुए, मैं उसकी बात करूंगी। तो अभी मैं ई इन और ई आउट की बात नहीं कर रही, अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ। मैं अभी डेल्टा ई की बात कर रही हूँ, टुकड़ों में तोड़ के इक्वेशन को समझेंगे हम। डेल्टा ई की बात कर रही हूँ, अभी आप इस हिस्से को भी भूल जाए, सही है। अब डेल्टा ई से मुराद ये कि आपके पास उस सिस्टम के अंदर किस किस तरीके से एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो अगर आपको पता हो, हमने पीडीएफ नंबर 1 पढ़ी थी, जिसके अंदर हम अगर खोलें तो ये मेरे पास पीडीएफ 1 थी, हमने इसमें एनर्जीज पढ़ी थी। एक सिस्टम के अंदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर किस किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो आखिर में हमने कंक्लूजन निकाला था कि ये 3 एनर्जीज होती हैं, के ई प्लस पीई प्लस का यू। तो यही चीज आपको याद होनी चाहिए अभी तक, ठीक है, कि आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर 3 तरीके की एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, सही है। तो यहाँ पे देखें यही लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए चेंज की बात हुई है इस इक्वेशन में, आपको ये इक्वेशन याद हो गई, सही है, आप ये इक्वेशन याद करें, एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन। अब क्योंकि इधर चेंज की बात हो रही है, तो मैं जो ये यू के ई पी है, इन तीनों को भी चेंज की फॉर्म में लिखूंगी, डेल्टा 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 लगा दिया। यहाँ तक भी हमें बात क्लियर हो गई, समझ आ गई भाई, ठीक है। अब देखें डेल्टा ई बराबर है
इन तीन चीजों के, सही है। अब यहाँ पे ना तो इन्होंने खोल खोल के इनके फॉर्मूलाज लिखे हुए, किस तरीके से लिखे हुए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कोई इक्वेशन से ड्राइव होके नहीं आया। हमें ये बात शुरू से ही पता है कि मेरे पास जो छोटा u है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। किस तरीके से आती है कि अगर मैं बड़े वाले u को डिवाइड कर दूं मास से तो मेरे पास उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला u था, मुझे बड़ा वाला u चाहिए, तो ये मास यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बड़ा वाला u किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू यू के, ठीक है, छोटा m इंटू यू के, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने u के साथ खुद डेल्टा लगाया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा लगा दिया। तो यहाँ पे डेल्टा लगा तो इस छोटे u के साथ भी डेल्टा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा m और इसके साथ डेल्टा u, ठीक है। अब ये जो u है ना, डेल्टा u किसके बराबर होगा भाई, चेंज किसके बराबर होता है, u2 माइनस u1 के बराबर होता है ना, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा के ई भाई कैसे निकल के आया, आप सोचे, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्योंकि डेल्टा की बात हुई तो v के साथ डेल्टा लगा दिया, तो डेल्टा वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डेल्टा पीई की बात करें तो भाई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, mgh होता है। अब बीएमई के कोर्स में हमें पता है कि h जहां जाए वहां पे हम उसको z कह रहे हैं, तो डेल्टा z हो जाएगा, इस डेल्टा की वजह से z2 माइनस z1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना डेल्टा ई की इक्वेशन निकल कर आई है। अभी हमने पूरा एनर्जी बैलेंस नहीं निकाला, अभी हमारे पास सिर्फ ये पार्ट निकल कर आया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दो कंडीशंस बता रही हूँ, अपने पास एक पेपर रखे, ठीक है, पेपर में अपने पास एक बात लिखे कि जब भी आपके पास सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम होगा, मतलब कि ऐसा सिस्टम जो कंप्रेस हो सकता है। कंप्रेस क्या हो सकता है, चेंज आप कंप्रेस कर सकते हैं किसी भी गैस को, किसके जरिए करेंगे, जिधर भी पिस्टन का लफ्ज आ जाए, पिस्टन सिलेंडर पिस्टन कुछ भी आ जाए तो आपके पास कंप्रेसिबल सिस्टम होता है, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर में ना तो उस सिस्टम के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज आता है, ना तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है, क्योंकि आपको ये बात पता है वो जो है ना अंदर कुछ मोशन नहीं हुआ। मतलब कि वो जो सिस्टम है क्या ऐसा हुआ कि आपने उस सिस्टम को चेंज करके मोशन करवा दी, स्पीड फास्ट करवा दी, कहीं लेके चले गए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से वहां पे हाइट का चेंज भी नहीं आया, आपने वाटरफॉल भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एक वाटर फ्लो कर रहा था, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है, तो वो आपके पास ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है पिस्टन सिलेंडर में, ये एंटर हुआ हो और वहां पे जो है हाइट चेंज हुई हो, वाटर फ्लो कर रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो केई और पीई दोनों आपके पास जीरो होते हैं एक सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम में, ठीक है, स्टेशनरी सिस्टम में, सही है, जहाँ पे स्टेशनरी है ना एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपने लिखनी है, ये जो अंडरलाइन हुई हुई ना ये लिखे कि सिंपल कंप्रेसिबल स्टेशनरी सिस्टम में आपके पास ये दोनों चीजें जीरो होती हैं। तो आपके पास बताएं एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये दोनों एनर्जी बैलेंस की नहीं, डेल्टा ई की, आपके पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर होगा सिर्फ, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है डेल्टा ई किसके बराबर है, डेल्टा यू के, जो कि बराबर है mu2 माइनस u1 के, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपने ये लिख लिया कि सिंपल कंप्रेसिबल स्टेशनरी सिस्टम में आपके पास क्या हुआ, के और पीई जीरो होता है, ठीक है, जो एक जगह पे रुका हुआ सिस्टम है, वहां पे ना तो कोई मोशन हुआ, ना तो आपके पास हाइट चेंज हुई, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज आपने लिखनी है स्टेडी फ्लो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज वहां पे फ्लो कर रही है, स्टेडी फ्लो है, मतलब एक तरीके का फ्लो है, मतलब कि वहां पे कोई चेंज नहीं आया फ्लो में, पहले ज्यादा फ्लो कर रहा था, पहले आपने ज्यादा मास एंटर कराया फिर कम मास, मतलब कि जितना एंटर हुआ स्टेडी फ्लो, मतलब कि यहाँ से 10 एंटर हुआ, स्टेडी चेंज नहीं हुआ, 10 ही रहा। तो ये तो हमें अपने कॉन्सेप्ट से ही पता चलती है कि यहाँ पे डेल्टा ई की इतनी लंबी करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरी चीज ही जीरो है। यहाँ पे डेल्टा ई आया कैसे था, ये 5 आया कैसे था, जब 20 था इधर, इधर 15 था। आप कह रहे हो स्टेडी फ्लो है, 20 है तो इधर भी 20 है, तो डेल्टा ई की टर्म ही जीरो हो गई, तो वहां पे डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, ये इन्होंने बताया है। डेल्टा यू, डेल्टा के ई, डेल्टा पी तीनों जीरो है, तो डेल्टा ई ही पूरा जीरो है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेडी फ्लो में ई इन माइनस ई आउट बराबर हो जाएगा जीरो के, सही है। अभी मैंने क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम की बात नहीं की है, अभी मैं आपको एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी तक कितनी चीजें समझी है, अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। अभी तक हमने ये चीज समझी है कि डेल्टा ई का सिस्टम समझ लिया कि डेल्टा ई की क्या बात होती है। अब मैं यहाँ पे ई इन और ई आउट समझाऊंगी तो हमें पूरी एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन पता चल जाएगी। ई इन मतलब कि क्या क्या एंटर हो रहा है भाई, क्या क्या आउट हो रहा है, क्या क्या लीव कर रहा है। तो अगर हम एंटरिंग और लीविंग की बात करें तो तीन चीजें एंटर या लीव करेंगी हमारे पास, ठीक है। उसमें एक हमारे पास होती है हीट, एक होता है हमारे पास वर्क, और एक होता है हमारे पास मास,
सही है। अब एंटर और लीव दोनों की बात हो रही है, तो इन माइनस आउट, तो इसलिए मैंने क्यू इन माइनस क्यू आउट, डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट, मास इन ई मास इन, मतलब कि मास को इन्होंने एम से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ बल्कि ई से ही रिप्रेजेंट किया और उसके नीचे मास लिख दिया, ठीक है। तो ई मास इन माइनस ई मास आउट, ये पूरी चीज इसके बराबर है, इस इक्वेशन के इस चीज के बराबर है। और ये पूरी चीज ई मास ई इन माइनस ई आउट किसके बराबर था, डेल्टा ई के बराबर था, जो हमने पहले ही समझ लिया। किसके बराबर था, डेल्टा यू प्लस का डेल्टा ई प्लस का के ई, ठीक है। ये हमारे पास पूरी चीज किसके बराबर है, डेल्टा ई के बराबर है, सही है। तो अब हमने इक्वेशन के दोनों हिस्से समझ लिए। एक हिस्सा ये है मेरे पास, ये क्या है भाई, इन माइनस आउट वाला, ठीक है, एनर्जी बैलेंस में। दूसरा हिस्सा था चेंज वाला, जो कि सिस्टम के अंदर होता था। इसमें कौन कौन सी चीजें, इसमें तीन चीजें, यू, के ई और पीई। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जहाँ पे आइडियाबैटिक लिखा हुआ ना, आइडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि वहां पे आपके पास हीट का चेंज नहीं हुआ, सही है। तो ये क्यू इन माइनस क्यू आउट वाली टर्म जीरो कर दोगे आप बिना कुछ देखे। ये लफ्ज याद कर लो, रट्टा मार लो, जहां पर भी आइडियाबैटिक का लफ्ज आएगा आपने क्यू इन क्यू आउट जीरो कर देना है। रिजिड सिलेंडर, रिजिड सिलेंडर का मतलब होता है वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो आपने बाउंड्री चेंज नहीं की, बाउंड्री चेंज नहीं की तो आपने वर्क नहीं किया, कोई आपको वर्क ही नहीं करना पड़ा, तो डब्ल्यू इन और डब्ल्यू आउट भी जीरो हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये लफ्ज जहां पर है वहां पे डब्ल्यू इन डब्ल्यू आउट की टर्म को जीरो कर देना, आइडियाबैटिक का लफ्ज जहां पे है वहां पे क्यू इन क्यू आउट की टर्म को जीरो कर देना। और एक चीज, ये जो हम पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर है क्लोज सिस्टम का। आपने पहले से ही पता है, हम लोग पीडीएफ 1 के अंदर क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम समझ चुके हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर की जा सकती है। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, बाकी सब ट्रांसफर हो सकता है। तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ मास वाली टर्म जीरो होगी, ये बात याद रखना, सिर्फ मास वाली टर्म जीरो होगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी बैलेंस की पूरी इक्वेशन लिखना चाहूँ ना, एनर्जी बैलेंस की, तो एनर्जी बैलेंस की पूरी इक्वेशन मैं आपको बताती हूँ क्या होगी। वो आपके पास ये होगी, ये ई इन माइनस ई आउट वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये आपके पास चेंज इन सिस्टम वाला हिस्सा है, जिसमें तीन चीजें, ये इंटरनल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये मास है, ये वर्क है और ये क्यू है। ये वाली टर्म इस पूरे चैप्टर में जीरो होगी, ये पूरी टर्म इस पूरे चैप्टर में जीरो होगी। ये बात मैं वापस शायद रिपीट करूं या नहीं करूं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। मतलब कि इस चैप्टर के लिए आपकी एनर्जी बैलेंस ये होगी, इसके अलावा वाली, ठीक है। अभी तक हमने एनर्जी बैलेंस को सही से समझा है। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके पास ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एनर्जी बैलेंस की जो इक्वेशन है ना, उसको इस फॉर्म में लिखें, रेट फॉर्म में लिखें, स्पेसिफिक फॉर्म में लिखें, स्पेसिफिक रेट फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, बहुत ही आसान है। ये कुछ ऐसे होगा कि अगर आपको रेट फॉर्म में लिखने को कहा जाए, रेट क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम होता है, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को ना डिवाइड बाय टाइम कर दें, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय टाइम करके लिखते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास स्पेसिफिक फॉर्म कहा जाए तो स्पेसिफिक होता है डिवाइड बाय मास, तो इस पूरी इक्वेशन को ना डिवाइड बाय मास कर दें। तो आप देखेंगे यहाँ पे एम की टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये एम कैंसिल हो जाएगा, ये एम कैंसिल हो जाएगा, ये एम कैंसिल हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक रेट फॉर्म मतलब मास से भी डिवाइड करना और टी से भी, मतलब कि डिवाइड बाय एम और एस मतलब कि टाइम, ठीक है। तो आप पूरी इक्वेशन को मास और टाइम दोनों से डिवाइड कर देंगे, ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। अब हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। मेन काम क्या है, हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं और चीज़ें समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमें अप्लाई किस तरीके से करनी होंगी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम गिवन है। आपके पास यहाँ पे कहा गया है कि अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, आगे जो भी बातें पूरा आप सवाल पढ़ लें। आपको निकालना है डिटरमिन द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है। तो आप अगर एक ये सवाल पढ़े ना, सबसे पहले तो जब आपके पास पेपर में सवाल आए तो आप ये चीज़ें देखिए, फाइनल टेम्परेचर टेबल से पता चलेगा, ठीक है। टेबल से ही काम कर रहे हैं हम लोग सारा, और टेबल का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है ना, उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आधे से ज़्यादा बच्चे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, वो टेबल में फंस रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट पता है, हर चीज पता है, टेबल आपको अगर नहीं देखना आते, टेबल का देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको टेबल देखना आता है ना, उसके आगे का कोर्स जो है ना, वो समझे 70% उसे चीजें आती हैं। बस 30% ये जो छोटा मोटा इक्वेशन थी ना, बस ये याद करनी थी। अब वो याद भी कर लेगा ना, ये इक्वेशन रट्टा मार लेगा तो भी वो जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, अगर उसे टेबल देखना आता है तो, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको एक कहा गया कि एक पिस्टन सिलेंडर है, उसके अंदर एक सैचुरेटेड वाटर वेपर्स है,
इतने ग्राम, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर है इतना। एक रेजिस्टर हीटर था, वो टर्न ऑन किया गया और करंट जो है उसको दिया गया उस पिस्टन सिलेंडर को, और इतना हीट लॉस हुआ, ये हुआ, फाइनल टेम्परेचर बताओ। अब इन्होंने इतनी बातें कर दी मगर इन्होंने फाइनल स्टेट की कोई बात नहीं की कि जो है ना रेजिस्टर हीटर से जब हमने वर्क दिया तो फाइनल स्टेट में ये हुआ, या फाइनल स्टेट बता दी हो कि, या फाइनल प्रेशर बता दिया हो, फाइनल कोई प्रॉपर्टी बता दी हो कि मैं उसके जरिए फाइनल टेम्परेचर तो फाइंड कर सकूं। क्योंकि मुझे तो टेबल से देखना है, मुझे जब तक फाइनल स्टेट ही नहीं पता होगी, फाइनल की चीजें ही नहीं पता होगी तो मैं तो नहीं निकाल सकती ना, ठीक है। तो मुझे ये चीज नहीं पता, तो सिंपल क्या होगा, मुझे पहले वो चीज फाइंड करनी पड़ेगी। अब एक चीज देखें, अपनी एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन आपको यहाँ पे हेल्प कर रही होगी, सही है। कैसे पता चला आपको ये पता चला आपके पास फाइनल स्टेट की कोई चीज नहीं है। आपसे पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था हमारे पास फाइनल की चीजें मौजूद होती थी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती थी जिसके जरिए हम लोग फाइनल का टेबल में जाते थे, हमें स्टेट पता होती थी या कोई प्रॉपर्टी पता होती थी, कुछ भी ऐसा पता होता था। अब आपके पास नहीं पता, आप डायरेक्ट आ जाए एनर्जी बैलेंस पे। एनर्जी बैलेंस की पूरी इक्वेशन लिखिए सबसे पहले, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम को भूल कर, सही है, आपने भूल लिए, ठीक है। अब देखें, अब आपने जैसी एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन देखी, दूसरा काम आपका ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए ये क्लोज सिस्टम है या ये ओपन सिस्टम है। मतलब आपके ध्यान में होना चाहिए कि मैं पीडीएफ ये चैप्टर नंबर 4 को रेफर करूं या चैप्टर नंबर 5 वाला काम रेफर करूं, सही है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, एक बात बताएं, यहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ पे बोला हो कि मास एंटर हुआ हो, यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि हमने कुछ मास एंटर कराया हो, कोई वाटर का यहाँ पे अंदर फ्लो कराया हो, कुछ बाहर निकला हो, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला है रेजिस्टेंस हीटर विद इन द सिलेंडर इज टर्न ऑन एंड पासेस अ करंट ऑफ, ये सब करंट एंटर हुआ, ये वर्क है, सही है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज सिस्टम है। अब क्लोज सिस्टम में आपने यहीं से फैसला लगा लिया, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। अब बाकी टर्म्स की बात करते हैं। बाकी टर्म्स में आपने एक चीज यहाँ पे देखी, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, और अगर आपने अपने पेज में पहले ही लिखा था तो आपको ये पता होगा कि पिस्टन सिलेंडर क्या होता है, कंप्रेसिबल सिस्टम होता है, ठीक है। और वो जो सिस्टम है वो कोई मूव भी नहीं कर रहा, कोई फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास पिस्टन सिलेंडर के लिए हमने क्या चीज देखी थी, क्या 0 हो जाती है, यहाँ से आप लोग देख लें, पिस्टन कंप्रेसिबल सिस्टम के लिए केई और पीई वाली टर्म 0 हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पर आए और आपके पास ये केई वाली टर्म थी, ये पीई वाली टर्म थी, ये भी आपने 0 कर दी, तो आपके पास ये चीज बच गई, ये चीज बच गई और ये चीज बच गई। देखिए आपकी इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब आप इसकी मदद से कुछ ना कुछ फाइनल की चीज फाइंड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ, इस सवाल में आपको क्या कहा गया है, इस सवाल को आप वापस से पढ़ें, ठीक है। आपको यहाँ पे ना एट द सेम टाइम अ हीट लॉस ऑफ 3.7 किलो जूल्स ऑकर्स, मतलब कि उस सिस्टम से हीट लॉस हुआ है, ठीक है। कोई हीट एंटर नहीं हुई, इन्होंने हमें कोई हीट एंटर नहीं बताई गई, तो आपके पास हीट इन कुछ भी नहीं हुआ, हीट लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये क्यू आउट है, हीट है ना, क्यू हीट होती है, ठीक है। तो क्यू आउट आपके पास 3.7 किलो जूल है और क्यू इन 0 है। तो आपने अपना इस एनर्जी बैलेंस के हिसाब से पहले डाटा लिखना है, ठीक है। तो क्यू इन आपके पास क्या हो गया 0 और क्यू आउट आपके पास गिवन है, सही है। अब देखिए ये ई मास इन और ये के ई पी 0 है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्यों है ऐसा, ठीक है। अब बात करें तो अब हमारे पास क्या बचता है भाई, अब मेरे पास वर्क की टर्म बचती है। अब अपने सवाल को ना गौर से पढ़िएगा और देखिएगा, क्या किसी और फॉर्म में तो इन्होंने क्या पता आपको डायरेक्ट ना बताया गया हो कि वर्क इज इतना वर्क किया गया उस सिस्टम के ऊपर, डायरेक्ट इन्होंने अल्फाजों में ना बताया हो, कुछ घुमा फिरा के बात की हुई हो, ठीक है। तो वो घुमा फिरा के बात को आपने समझना है। देखें यहाँ पे 25 ग्राम है, ये मास बताया गया सिस्टम का, ये कोई वर्क नहीं होता, ठीक है। प्रेशर है, प्रेशर कोई वर्क नहीं होता, ठीक है। रेजिस्टेंस हीटर विद इन अ सिलेंडर इज टर्न ऑन, एक हीटर को टर्न ऑन किया गया और उसके जरिए करंट भेजा गया 5 मिनट तक फ्रॉम अ 120 वोल्ट सोर्स। ये कुछ अलग सी बात लग रही है, और हीट लॉस की बात भी मैं कर चुकी हूँ, और फाइनल टेम्परेचर तो टेम्परेचर फाइंड करना है। तो ये लग रहा है कुछ वर्क जैसा कुछ तो हुआ है उस पिस्टन सिलेंडर के ऊपर, ये वर्क करवाया गया करंट के जरिए 5 मिनट तक एक 120 वोल्ट की सोर्स से, ठीक है। और ये उस रेजिस्टेंस, वो जो हीटर है ना, उसको दिया गया है, पास था करंट ना, लिया तो नहीं क्या, लीव द करंट या टेक आउट या कुछ इस तरीके से नहीं है, पास था करंट, मतलब डब्ल्यू इन की बात की गई है इधर, ठीक है। तो W हमारे पास बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको बताओ पावर किसके बराबर होती है, पावर बराबर होती है वर्क डन ओवर टाइम के, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अब वर्क हमें निकालना है, ठीक है। टाइम वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, T,
और टी ये पी किसके बराबर होता है, पावर बराबर होती है वी इंटू आई के, ये आपको बी डबल ई से पता चल रहा होगा। तो वी आई टी बराबर हो जाएगा, टी वहां चला जाएगा और ये पहले ही वी आई है तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, वी आई टी के। वोल्टेज भी गिवन है जो वोल्टेज सोर्स से आ रहा है, ठीक है। करंट भी आपको बताया गया कितना करंट पास हुआ, टाइम भी आपको बताया गया। आपके पास यहाँ पे वर्क आ जाएगा, मगर आप इसके यूनिट देखेंगे तो ये आपके पास जो है ना जूल में आ रहा होगा, आपको किलो जूल या ये यूनिट्स को बैलेंस करना है तो इसलिए आपने डिवाइड बाय 1000 किया, ठीक है। तो ये डब्ल्यू इन हो गया आपके पास। अब डब्ल्यू आउट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपने पिछली वाली पीडीएफ के अंदर एक बाउंड्री वर्क पढ़ा था। आपने बाउंड्री वर्क की इक्वेशन याद करी थी, बाउंड्री वर्क बराबर होता है P इंटू वी के। अब ये P पावर नहीं है और ये V जो है ये आपके पास वोल्टेज नहीं है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, ठीक है। सिंपल, आपको अगर ये इक्वेशन याद नहीं आती तो रट्टा मार लें इसका। बाउंड्री वर्क आपके पास इसके बराबर होता है। डब्ल्यू आउट आपको नहीं गिवन है, आपको ये तो बता दिया गया कि आपके पास जो है ना वर्क आपने इतना एंटर कराया, भाई बाउंड्री कुछ ना कुछ वर्क बाहर भी तो आया होगा ना, तो वो आपको नहीं गिवन। तो सिंपल आपने उसकी इक्वेशन लिखनी है पी वी। अब क्योंकि हम स्पेसिफिक की बात करेंगे, ये जो वी है ना ये स्पेसिफिक, आप बोलेंगे भाई स्पेसिफिक की बात कहाँ से आ गई, तो आप एक बात बताएं मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर के लिए आपके जो टेबल होते हैं, टेबल में क्या टोटल वॉल्यूम गिवन होता है। अगर मैं यहाँ पे A4 का टेबल निकालूं, फाइनल टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है, तो ये बताएं ये जो वॉल्यूम गिवन है ये आपके पास टोटल वॉल्यूम है, नहीं ना, देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, छोटा v है। तो आप अपनी इक्वेशंस को हमेशा इस फॉर्म में लिखा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास छोटे v में बदलेंगे तो ये हमारे पास m, और क्योंकि चेंज की बात कर रहे हैं डब्ल्यू आउट, ये चेंज पूरा चल रहा है तो v2 माइनस v1, ठीक है। सिंपल, ये इस तरीके से हो गया। अब ये पूरी एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन में सारी चीजें पुट कर दें, ये आपके पास ये पूरी चीज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब अगर आप देखें तो इस इक्वेशन को अरेंज करें, ठीक है। ये आपके पास एक तरफ ना ये चीज आ जाएगी। अब ना इंथैल्पी का फॉर्मूला याद रखें, और ये जो इंथैल्पी का फॉर्मूला ये आपको अगली पीडीएफ के अंदर भी काम आने वाला है। हम लोग पहले वाली पीडीएफ के अंदर पढ़ चुके हैं U प्लस का PV, ठीक है। ये आपके पास इंथैल्पी का फॉर्मूला है। तो जब आपने इक्वेशन को अरेंज किया तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। ये अब इस तरीके से बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे हमने इंथैल्पी से रिप्लेस क्यों किया इस फॉर्मूला को। तो भाई ये हमने इसलिए किया है क्योंकि आपको यहाँ पे ना V2 V1 फाइनल की चीज़ें ज़्यादा मौजूद नहीं है, आपके पास एक भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने इसको जो है ना रिप्लेस कर दिया तो आपके पास सिर्फ H2 होगा, एक फाइनल प्रॉपर्टी, सही है। तो आपको कोई ना कोई एक फाइनल प्रॉपर्टी पता चल जाए ताकि आप उससे फाइनल टेम्परेचर फाइंड कर सकें, ठीक है। तो वो एक होनी चाहिए। यहाँ पे V2 भी आ रहा है, यहाँ पे U2 भी आ रहा है, इतनी फाइनल प्रॉपर्टीज कहाँ से आप निकालेंगे। तो अपनी इक्वेशन को सिंपल करने के लिए हमने H2 माइनस H1 कर दिया। मास आपको यहाँ पे पहले ही पता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल H2 निकालना है हमें। असल में हमारा टारगेट क्या है, H2 है, ठीक है। H1, अब इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें अननोन है, मास और H1, ठीक है। H2 तो इस फॉर्मूले से निकाल लूंगी मैं। अब देखें H1 कैसे निकालूंगी, मेरे पास यहाँ पे इस सवाल में गिवन था प्रेशर स्टेट 1 का, ये रहा। A piston cylinder device contains 25 ग्राम ऑफ मेंटेन एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, प्रेशर गिवन है और स्टेट 1 भी गिवन है जो कि सैचुरेटेड वाटर वेपर है। सैचुरेटेड के लिए हमें पता है हम A4 और A5 का टेबल यूज करते हैं। A4 या A5 पर जाए, प्रेशर गिवन है तो किस पर जाएंगे आप लोग जाएंगे A5 पर, ठीक है। A5 पर जाएं, 300 किलो पास्कल पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास रुके 300 किलो पास्कल पे मैं जाऊंगी, ये हमारे पास आ गया 300 किलो पास्कल, ठीक है। इस पे आप लोग निकाल लें H निकाल लें इस पे, ठीक है। तो एंथैल्पी आ जाएगी हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया, सैचुरेटेड वाटर वेपर्स, ये हमारे पास आ गया सैचुरेटेड वाटर वेपर्स, सही है। तो सैचुरेटेड वेपर मतलब कि Hg आपने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आएंगे सिंपल 300 पे आपने Hg की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 2724.9, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आ गया आप लोग 2724.9 आपके पास आ गया, ठीक है। Hg होगा ये, ठीक है। ये अगर आपके पास थोड़ा सा फर्क आता है, ये लिखा हुआ होता है, ठीक है। सिंपल आपके पास मास भी सवाल में गिवन था, आपने उसको किलोग्राम में अपने यूनिट्स हमेशा बैलेंस किया करें। इस फॉर्मूले में H1 और M रखें, आपके पास H2 निकल के आ जाएगा। आपके पास एक फाइनल प्रॉपर्टी आ गई जो आपको चाहिए थी। किस लिए चाहिए थी, क्योंकि आपको फाइनल टेम्परेचर चाहिए था। और जब तक आपको कोई फाइनल प्रॉपर्टी नहीं पता चलेगी, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप स्टेट वगैरह कुछ नहीं फाइंड नहीं कर सकते, सही है।
तो सिंपल आपके पास जो है ना, अब मैं एक और बात बताती हूँ आपको। आप बोलेंगे अब H2 तो आ गया, स्टेट तो अभी भी नहीं पता चली, कौन से टेबल पर जाऊं भाई? ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो देखिए सिंपल आपको यहाँ पे सवाल में कहा गया था कि यहाँ पे मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि उस सिस्टम का प्रेशर नहीं बदला गया। ठीक है, तो आपके पास फाइनल प्रेशर भी मौजूद है 300 किलो पास्कल। तो आप सिंपल जाएं A5 पर, आपको स्टेट नहीं पता, अभी स्टेट निकालने का तरीका क्या होगा, A5 पर जाएं। ठीक है, A5 पर इस प्रेशर में 300 पर जाएं। ठीक है, आपके पास जो H2 आया है ना, H2 आपके पास कितना है भाई, जो आपके पास फाइनल प्रॉपर्टी आई है ना, ये रही 2865। इसको चेक करें, इसको चेक करें कि ये हमारे पास Hg से बड़ी है, Hf से छोटी है या क्या है। तो आपको पता चलेगा कि Hg हमारे पास कितना है 2724.9, और हमारे पास ये कितना आया है, ये हमारे पास है 2865, मतलब Hg से भी बड़ा है। तो मतलब कि ये हमारे पास है सुपर हीटेड स्टेट। ठीक है, अगर Hg से बड़ा आ जाए तो वो सुपर हीटेड होता है, Hg के बराबर आ जाए तो वो सैचुरेटेड वेपर होता है, इस Hg और Hf के दरमियान आ जाए तो हमारे पास VLM रीजन होता है, Hf के जितना आ जाए तो सैचुरेटेड लिक्विड होता है, Hf से छोटा आता है तो हम बोलते हैं कंप्रेस्ड लिक्विड है। ठीक है, तो सिंपल ये चीजें हमें टेबल से पता चली थी, पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, सुपर हीटेड है, सुपर हीटेड के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा टेबल आप लोग यूज करेंगे। सुपर हीटेड के लिए हम लोग आ जाएंगे A6 पर। ठीक है, ये हमारे पास सुपर हीटेड आ गया। ठीक है, इस पे आपको पता चल गई है चीजें, आपको H पता है, प्रेशर पता है, आप उससे सिंपल टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। ये टेबल निकालने का तरीका हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से करके हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमने देख लिया किस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत सारी एक एक चीजें एक एक करके पता चली, हर चीज सवाल में ही मौजूद थी। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये देख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट अ रिजिड टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ पार्टीशन। मतलब कि एक जो टैंक है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पार्टीशन के जरिए। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखिए इनिशियली वन साइड ऑफ द टैंक कंटेन्स 5 किलोग्राम, आपके पास मास गिवन है 5 किलोग्राम, किसका, वाटर का, वो जो एक साइड पर फिल है। ठीक है, और उसके प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। अब देखिए अभी उस वो जो सिस्टम है उसमें कोई चेंज नहीं आया। सिस्टम क्या है, सिस्टम आपको पता होना चाहिए, सिस्टम पूरा टैंक है। वो जो आधा हिस्सा है ना पानी का, वो नहीं है सिस्टम, सिस्टम आपका पूरा टैंक है, क्योंकि पूरे टैंक की बात की गई है और अभी वो पानी इधर भी आ जाएगा स्पेस में। ठीक है, तो वो जो पूरा टैंक है वो है आपके पास सिस्टम। ठीक है, अब देखें आपके पास क्या हुआ, एक साइड जो थी टैंक की उसमें 5 किलोग्राम ऑफ वाटर है, मतलब कि वो जो सिस्टम के अंदर का जो पानी है, मतलब कि अभी वो पानी है ना आपका सिस्टम, तो उसका मास गिवन है। सही है, एट 200 किलो पास्कल और 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है। अभी उस सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये स्टेट 1 की चीजें गिवन है। और स्टेट नहीं बताई इन्होंने कि स्टेट क्या है भाई, सुपर हीटेड है, कंप्रेस्ड है, VLM रीजन है, क्या है, इन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर बता दिया। अब ये टेबल का कॉन्सेप्ट है जो कि टेबल से आपको पता होना चाहिए था, इसका इस PDF से कोई ताल्लुक नहीं है कि जिसको एनर्जी समझ आ रही है या नहीं आ रही। ये उस हर बंदे को समझ आना चाहिए जिसने मिड दिया और जिसने टेबल पढ़े थे। ठीक है, कि आपके पास जब टेम्परेचर और प्रेशर गिवन हो तो आप क्या करते हैं, आप किसी एक टेबल पर जाते हैं, A4 या A5 पर, आपकी मर्जी होती है, वहां पर जाके T सेट या P सेट निकालते हैं और फिर उसके हिसाब से आपको PDF नंबर 4 के अंदर ये टेबल गिवन था, आपको यहाँ से स्टेट पता चलती है। ठीक है, तो अगर मुझे स्टेट 1 बतानी होगी तो मैं इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करूंगी। अभी के लिए हमें इतनी बात पता है। ठीक है, अब देखें, द पार्टीशन इज देन रिमूव्ड, वो जो बीच में पार्टीशन था और अगली साइड बिल्कुल एवैक्यूएटेड थी, खाली थी, वो पार्टीशन रिमूव किया गया और पानी जो है वो एक्सपेंड हुआ। अब देखिए पानी यहाँ पे एक्सपेंड हुआ, कुछ ऐसा ही नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, वाटर चेंज हुआ, मतलब कि स्टेट कुछ चेंज हुआ ना, उस वहां पे चेंज आया, हीट जो है एक्सचेंज हुई सराउंडिंग से। तो वो जो हीट चेंज हुई, इन्होंने हमें अंदर बाहर जाने की बात नहीं की, हीट अंदर आई हीट बाहर गई, कुछ भी नहीं पता हमें, इन्होंने कहा हीट चेंज हुई, एक्सचेंज हुई। ठीक है, अंटिल द टेम्परेचर इन द टैंक, जब तक के वो पूरे टैंक का टेम्परेचर, पहले सिर्फ यहाँ का टेम्परेचर था 25 इधर का, फिर कह रहे जब हीट चेंज हुई पूरे उसकी, तो इस पूरी जगह का टेम्परेचर 25 जब तक आ जाए वो फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, टिल द टेम्परेचर, अंटिल द टेम्परेचर इन द टैंक, मतलब कि जब तक। तो आखिरी स्टेट क्या है, जब टेम्परेचर 25 आ जाए, मतलब कि फाइनल स्टेट की एक चीज तो गिवन है, एक चीज तो पता चली। ठीक है, डिटरमिन चीजें क्या क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है भाई, फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, जिसके लिए फाइनल की चीजें मौजूद होनी चाहिए थी, जो कि नहीं मौजूद है, सिर्फ टेम्परेचर गिवन है।
अब मुझे स्टेट ही नहीं पता तो मैं कौन से टेबल पे जाऊंगी इस टेम्परेचर को देखने, सही है। अब देखें द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस, कह रहे हैं हीट ट्रांसफर बताओ, मतलब कि हीट चेंज बताओ, क्यू बताओ, डेल्टा क्यू कह ले या क्यू कह ले, डेल्टा क्यू कह ले, मतलब कि क्यू इन की बात नहीं की, क्यू आउट की बात नहीं की, हीट ट्रांसफर बोला है डायरेक्ट, तो क्यू इन और क्यू आउट की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ क्यू की बात करूंगी, डेल्टा क्यू। इन्होंने सवाल में ना हर जगह डेल्टा क्यू की जगह क्यू लिखा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यू कहाँ से आ गया, क्यू इन क्यू आउट की कोई बात नहीं हुई, ठीक है। अब सिंपल एनर्जी बैलेंस देखें, ये पूरी एनर्जी बैलेंस है। आपको पता है एक पूरा टैंक है, वहां ना तो कोई हाइट चेंज की उसकी, ना तो वो कोई मोशन हुआ, ना तो मैंने कोई मास एंटर कराया, साफ साफ पता चल गया यार ये क्लोज सिस्टम है। तो ई मास आउट इन वाली ये चीज तो हट गई, कोई मोशन भी नहीं हुआ इसका, तो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म भी हट गई, कोई हाइट चेंज भी नहीं हुई, वाटर फ्लो भी नहीं हुआ, हाइट के वाटर पहले इधर था फिर फ्लो करके इधर आया फिर नीचे गया, हाइट चेंज हुई हो, नहीं भाई पी भी जीरो है। क्या चीजें रह गई, 1 2 3 ये रह गई एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन में। अब इसमें भी देखिए रिजिड टैंक, शुरू में ही पेपर में आप लिख लें किस किस चीजों में क्या जीरो हो जाएगा, ये देखें ये पूरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजिड सिलेंडर में डब्ल्यू इन डब्ल्यू आउट जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ये भी जीरो हो गई आपके पास, ये वाली टर्म कहाँ गई, ये वाली टर्म भी आपके पास जीरो हो गई। तो क्या बच गया, क्यू इन माइनस क्यू आउट बराबर हो गया एम यू टू माइनस यू वन के। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे अंदर हीट जाने की बात हुई नहीं, बाहर आने की बात हुई नहीं, तो क्यू इन माइनस क्यू आउट चेंज आपसे पूछ रहे हैं, पता करना है आपको, चेंज हीट ट्रांसफर पता करना है, तो क्यू इन माइनस क्यू आउट बराबर होता है डेल्टा क्यू के। तो आपने सिंपल इन दोनों की जगह डेल्टा क्यू लिख देना है, क्यू इन माइनस क्यू आउट की जगह सिर्फ डेल्टा क्यू लिख देना है। अब इस सवाल में इनकी गलती ये हुई है कि इन्होंने यहाँ पे डेल्टा नहीं लिखा हुआ, क्यू लिखा हुआ है सिर्फ, तो आप जहां जहां यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है ना तो मैं उसको क्यू ही बोलूंगी, ठीक है, आप खुद समझ जाए डेल्टा क्यू है ये, ठीक है। क्यू बराबर हो गया एम यू टू माइनस यू वन के, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई है, ये रही, क्यू बराबर हो गया एम यू टू माइनस यू वन के। इन्होंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये चीज जीरो है, ये क्यू के बराबर है, तो ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मुझे असल में क्यू चाहिए, क्यू निकालने के लिए ना मेरे पास 3 चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए मास, वो जो पूरे सिस्टम के अंदर जो भी चीज है उसका मास, ठीक है। U2 फाइनल जो स्टेट है उसकी मेरे पास इंटरनल एनर्जी होनी चाहिए जो कि टेबल से पता चलती है, मगर मुझे फाइनल स्टेट ही नहीं पता। U1 का हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत हमें पता चल सकता है, क्योंकि स्टेट 1 की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें गिवन है, जो कि मेरे पास है प्रेशर और जो कि मेरे पास है टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर से मैं स्टेट 1 फाइंड कर सकती हूँ, स्टेट 1 के पता चलते ही मुझे टेबल पता चल जाएगा, टेबल के पता चलते ही मैं U1 निकाल सकती हूँ, ये रहा U1, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूंगी भाई, स्टेट 1 पहले तो पता लगाऊंगी, कैसे पता लगाऊंगी, मैं गई टेबल में, अच्छा मेरे पास प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर है मेरे पास 200 किलो पास्कल, कहाँ गया, मैं जा रही हूँ A5 पर, A5 पर मैं गई, तरीका ये होता है, ये लोग हम ये तरीका पहले डिस्कस कर चुके हैं, 200 किलो पास्कल ये रहा, इसका टी सैट कितना है भाई 120, टी सैट है 120, ठीक है। इस ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए, टी सेट मेरे पास बड़ा आ गया गिवन टी से, टी सेट बड़ा आ गया गिवन टेम्परेचर से, ठीक है। तो जब टी सेट मेरे पास बड़ा हो, ये रहा, कौन सी स्टेट होती है, कंप्रेस्ड होती है, सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम लोग इस टेबल से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्रेस्ड के लिए आपने टेबल यूज करना है, हम लोग कंप्रेस्ड के लिए कौन सा टेबल यूज करते हैं, अच्छा भाई कंप्रेस्ड का भी हमने पूरी कहानी देखी थी कि हम लोग जो है ना या तो A7 यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है ना वो दूसरा तरीका भी देखा था कि A4 या A5 में से, तो A7 यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे कंप्रेस्ड पता चल गई हमें। अब आप प्रेशर या टेम्परेचर जो भी डाटा गिवन है इसके हिसाब से आप U1 निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर गिवन होता है, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड किस पर प्रेशर है 200 किलो पास्कल, सही है। तो सिंपल यहाँ पे मेगा पास्कल में चीजें गिवन है, आप इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करें, आप U1 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। वो छोटी मोटी इंटरप्रिटेशन होगी, वो टेबल वाली वीडियोस के अंदर हमने की हुई है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से U1 पता चल जाएगा, ये रहा U1, ठीक है। A7 से पता चला ये हमें, A7, ठीक है। अब देखिए U1 पता चल गया, U2 का तो हमें कुछ पता ही नहीं है, फाइनल स्टेट तो पता ही नहीं है, तो पहले फाइनल स्टेट के लिए मेरे पास कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। मेरे पास फाइनल टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड सवाल में, मगर मेरे पास कोई एक फाइनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, उस प्रॉपर्टी के जरिए मैं पता लगा सकती थी कि मेरे पास स्टेट कौन सी है,
फाइनल की मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक मेरे पास टेम्परेचर तो गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है भाई। मैं A4 पे जाऊंगी, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है, A4 पे जाऊंगी। कोई एक तो प्रॉपर्टी हो जिस प्रॉपर्टी को मैं कंपेयर कर सकूं, कोई वो VF से छोटा है तो कंप्रेस है, VF जितनी है, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरे पास अगर आ जाता तो वो VF जितना है तो मेरे पास जो है ना सैचुरेटेड लिक्विड है, VG जितना है तो जो है ना मेरे पास वो है सैचुरेटेड वेपर है। तो वो प्रॉपर्टी तो मेरे पास कोई है ही नहीं कि मैं जिससे पता लगा सकूं, तो वो प्रॉपर्टी पहले हमें निकालनी है, ठीक है, जिससे हम स्टेट 2 पता लगा सके कि मुझे स्टेट 2 के लिए U2 चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब देखें स्टेट 1 मुझे पता चल गई है, मेरे लिए चीजें आसान है। स्टेट 1 से मैं क्या निकाल सकती हूँ, V1 निकाल सकती हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 निकाल लिया ना मैंने स्टेट 1 से। A7 पर जाऊंगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टेट 1 का टेम्परेचर गिवन है, मैं निकाल लूंगी V1 जैसे मैंने U1 निकाला है, सही है। अब मुझे ये पता चल गया, मुझे पता है कि मेरे पास मास गिवन है, ठीक है, छोटा v बराबर होता है बड़ा V अपॉन m के, ठीक है। मुझे ना असल में क्या चाहिए, मुझे छोटा V2 चाहिए, ठीक है। छोटा V2 के लिए मुझे टेबल तो यूज नहीं कर सकती, पहले ही पता है भाई, स्टेट ही नहीं पता तो टेबल कैसे यूज करें। तो छोटा V2 बराबर हो जाएगा बड़े टोटल वॉल्यूम अपॉन m के, टोटल वॉल्यूम जो जो पूरे उस टैंक का वॉल्यूम है, और वो जो उस पूरे टैंक का वॉल्यूम है ना वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अगर मैं वो जो पूरे टैंक का वॉल्यूम निकाल लूं, मास मुझे पता है, सवाल में गिवन था, पूरे टैंक का वॉल्यूम निकाल लूं तो मैं आराम से फाइनल प्रॉपर्टी निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो वो जो पूरा टैंक का वॉल्यूम है वो कैसे निकालूं, तो मुझे उससे पता चला कि स्टेट 1 तो पता है ना, V1 तो मैं निकाल सकती हूँ आसानी से, कैसे, A7 से मुझे स्टेट 1 पता चल गई है। V1 भी तो बड़ा V अपॉन m के बराबर होगा, है ना, मास तो पता है मुझे, मुझे छोटा V भी पता चल गया, V1 कैसे पता चला, A7 से पता चला, कंप्रेस लिक्विड है, स्टेट 1 पता चल गई थी ना, ठीक है। तो बड़ा V मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, m इंटू V1 करके निकाल लिया मैंने, मुझे बड़ा V पता चल गया स्टेट 1 का, सही है। मगर स्टेट 1 का जो V पता चला है ना वो मुझे सिर्फ इतने हिस्से का पता चला है, क्योंकि वाटर स्टेट 1 में सिर्फ इतने हिस्से में था, मगर आपको पूरे टैंक का चाहिए V2 के लिए, क्योंकि आखिर में जो स्टेट 2 थी उसमें पानी दोनों हिस्सों में फैल चुका है, सही है। तो स्टेट 2 में पानी दोनों हिस्सों में, तो आपको पूरे टैंक का वॉल्यूम चाहिए होगा। पूरे टैंक के वॉल्यूम के लिए आपको इसका V1 पता चल गया, पूरे टैंक के वॉल्यूम के लिए क्या करूं, खुद दिमाग लगाएं, कैसे पता करूं। देखें शुरू में ही बता दिया गया था 2 इक्वल पार्ट्स है, तो V1 पता चल गया, V1 को डबल कर दूं तो पूरे टैंक का पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखें यही काम किया, V1 को डबल कर दिया, V2 पता चल गया, डबल करके ये देखें 0.01, ठीक है। उसके बाद मुझे छोटा V2 निकालना था, फाइनल स्टेट की एक प्रॉपर्टी चाहिए थी, V2 अपॉन m करके निकाल लिया, ठीक है। सिंपल, मेरे पास स्टेट 2 की एक प्रॉपर्टी पता चल गई, टेम्परेचर पहले ही मौजूद था, प्रॉपर्टी पता चल गई जो कि क्या है भाई, ये V2 है। अब आप स्टेट पता कर सकते हो कैसे, आप जाओ सिंपल A4 पे गए, टेम्परेचर गिवन है आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर आए आप, ठीक है, ये रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहा। अब इस पे आपने जो V निकाला है, V आपने कितना निकाला है 0.002, आप चेक करो वो VF के जितना है, अगर VF के जितना हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये सैचुरेटेड लिक्विड है। नहीं भाई VF के जितना तो नहीं है, VG के जितना है, VG के जितना भी नहीं है, VG तो बहुत बड़ा है, इसके दरमियान का है, तो VLM रीजन है, दोनों के दरमियान का हो, तो ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेट पता चल गई, फाइनल स्टेट जब पानी पूरे टैंक में फैल चुका था तो वो VLM रीजन में आ गया था, ठीक है। अब देखिए स्टेट 2 पता चल गई। अच्छा, अब यहीं पे हमें अपना जो U2 पता करना था ना, इसके चक्कर में हमने फाइनल वॉल्यूम निकाल लिया टैंक का, ठीक है, जो कि हमें सवाल में कहा गया था कि निकालना है आपने, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, ये रहा वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ये हमने निकाल लिया। ये हमने बेशक हीट ट्रांसफर के डाटा के लिए निकाला हो, मगर ये हमने निकाल लिया। ये आपको वैसे भी निकालना पड़ता अगर आपको ये चीज ना भी कही गई होती, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर निकालना है। स्टेट 2 पता चल गई, फाइनल प्रेशर आराम से निकाल सकते हो। VLM रीजन के लिए कौन सा टेबल यूज होता है भाई, A4 यूज होता है। A4 पर जाओ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर देख लो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3.16 किलो पास्कल। ये रहा आपके पास प्रेशर भी आ गया, ये रहा 3.16 किलो पास्कल। अब असल में क्या चाहिए था, U2 चाहिए था। U2 कैसे निकालोगे भाई, VLM रीजन है, आपको पता है VLM रीजन के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी चाहिए हो पूरा फॉर्मूला होता है UF प्लस का X UFG, ठीक है। आप X कैसे निकालोगे, X भी तो चाहिए, चलो UF तो निकाल लेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके UFG भी निकाल लेंगे, टेबल में ही मौजूद होता है। X कैसे निकालोगे, X ऐसे निकालोगे, V2 मौजूद है,
सही है। आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा छोटा v2 बराबर हो जाएगा इस पूरे फॉर्मूले के vf प्लस का x vfg। ठीक है, vf कहाँ से देखोगे, वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके vf देखो, vfg निकालो, vg माइनस vf करके x पता चल जाएगा। x पता चल गया, यहाँ पे x पुट करो, यूएस पे ऐसे पता चलेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वही स्टेट पता चल गई ना। स्टेट के लिए आप वही टेबल पे जाओगे, A4 पर ही जाओगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जाओगे क्योंकि फाइनल स्टेट का यही टेम्परेचर है। यहाँ पे जाके यूएफ पता कर लो, यूएफजी पता कर लो, यूजी भी पता कर लो। अब आपको एक्स भी पता चल गया वॉल्यूम की हेल्प से, आपने U2 निकाल लिया। एक दफा U2 आ गया, मास पहले के मिनट U1 शुरू में निकाल चुके थे, हीट ट्रांसफर पता चल गई। पॉजिटिव में आई तो पता चला कि Q इन आपके पास ज्यादा था, Q आउट कम था, मतलब कि वो जो हीट चेंज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आपने एंटर किया था 14, यहाँ से निकला 10, तो ये आपके पास 4 आएगा हीट चेंज, 14 माइनस 10। यही चीज अगर आप उल्टी कर दो 10 माइनस 14 हो जाता -4, तो आपको पता चला कि गया ज्यादा था निकला कम, इसलिए ये पॉजिटिव आया चेंज। ठीक है, तो इस बात का ये मतलब है। अब ये आधी पीडीएफ हो गई है, अब देखें इसके आगे भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स है, ये वाला। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।